हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स वेन्यू। और बिजनेस स्टडीज़ में बेटे हम लोग आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। दैट विल बी गुड फॉर यू इफ़ यू रिवाइज द फर्स्ट लेक्चर बिफोर डूइंग द लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और उसमें हम कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं। एक फाइनेंशियल मैनेजर को कौन से डिसीजन लेने होते हैं, उसमें से एक डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन, जो हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके। फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग भी हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके। आज हमें यहाँ पर देखने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि बेटे ये चैप्टर्स जो हैं दिस इज नॉट दी रैंडम लेक्चर्स। मैं ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई भी एक टॉपिक उठाया उसको समझाना शुरू कर दिया, नहीं। ये जो चैप्टर्स हैं ये क्लासरूम लेक्चर की तरह डिज़ाइन करे गए हैं कि अगर बच्चा लेक्चर 1 देखे तो लेक्चर 2 भी देखे, फिर 3 भी देखे, फिर 4 भी देखे। ठीक, ऐसा नहीं कि वो सीधा 4 पे जंप कर दे तो 1 2 3 की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं बेटे, इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता मैं कि एक ही क्लास के अंदर सब कुछ पढ़ा दूँ, इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ाया है ताकि आपको एक क्लासरूम लेक्चर की तरह हर एक टॉपिक समझ में आए। बिकॉज यू आर गोइंग टू अपेयर इन दी बोर्ड एग्जाम्स। वहाँ पर जो है सेंसेशनल लेक्चर काम नहीं आएगा, वहाँ पर नॉलेजेबल लेक्चर काम आएगा। और नॉलेज लेने के लिए तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है। और आज का लेक्चर फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है। और लेकिन पिछली क्लास अगर किसी बच्चे ने देखी है तो मैंने वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस चैप्टर के लिए हर बच्चा अपने पास नोटबुक और पेन लेकर बैठे। जो मैं आपको नोट करवाऊं वो आप अपने पास नोट जरूर करें, ठीक, तो ही आपको ये चैप्टर अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फाइनेंसिंग डिसीजन, और फाइनेंसिंग डिसीजन में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि हमारे पास पैसे आएंगे कहाँ से, सोर्स ऑफ फंड क्या होगा। इन्वेस्टिंग डिसीजन में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंसिंग में हम पैसे रेज करते हैं, पैसे लेते हैं लोगों से। अब जैसा कि आप इस छोटे से डायग्राम को देख पा रहे हैं, इमेजिन करिए इट इज यू, ठीक, ये आप हैं, ये एक छोटा सा जूजू जो बना हुआ है यहाँ पर, ये आप हैं। और आपके सामने फाइनेंसिंग डिसीजन आप लेना चाहते हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं उधार लूं या मैं अपने शेयर होल्डर्स से पैसा लूं। ठीक, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी। तो जो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन होता है वो रिलेट करता है कि फाइनेंसिंग पैटर्न क्या होगा आपका, आप कितना प्रपोर्शन डेब्ट का लेंगे और कितना प्रपोर्शन इक्विटी का। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको डिसाइड करना होता है कि आप डेब्ट कहाँ से लें या इक्विटी कहाँ से लें और कहाँ से आपके पास पैसा आएगा, करेक्ट। अब फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हुए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक। अब बड़े ध्यान से मैंने यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर केवल हेडिंग्स लिखी हैं, हेडिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बेटे इनके अंदर का जो कंटेंट है वो तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, वो कंटेंट तो क्वेश्चन है ही नहीं, वो तो बहुत आसान चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात यह है कि सर क्योंकि हमें पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम केस स्टडी करनी होती है, तो केस स्टडी में हमें क्या चीज़ देखकर आंसर लेना होगा। अब सपोज करिए जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं तो हमें यह डिसीजन लेना होता है कि हम डेब्ट लें, डेब्ट से लें पैसा या इक्विटी से लें पैसा। ये हमारे सामने एक सवाल होता है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको यहाँ पर बहुत छोटा छोटा लिखकर बताऊंगा कि कब आपको डेब्ट लेना चाहिए, कब आपको इक्विटी लेनी चाहिए। और आज का जो लेक्चर है दैट इज नॉट फॉर रीडिंग, दैट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को सुनना है आज ध्यान से। कैश फ्लो पोजीशन क्या है, हमारे पास कैश कितना रहता है। अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, गुड है, तो हमें डेब्ट की तरफ जाना चाहिए। किसकी तरफ जाना चाहिए, हमें डेब्ट ले लेना चाहिए। क्योंकि बेटे देखो, जब तुम उधार लेते हो तो तुम्हें डेब्ट पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट भी करना पड़ता है। और ये काम तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी हो। तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, आपकी जेब में पैसा रहता है, आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट में बढ़िया पैसा रहता है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम कैश में सेल करते हो, तो ऐसे में आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होगी और आप आसानी से डेब्ट ले सकते हैं। अगला आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान से सुनिएगा,
अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर आपकी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अब एक बच्चा कह रहा है सर अभी तो हमें यही नहीं पता ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। बेटे बिजनेस में कुछ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, कुछ जो करने ही करने हैं आपको। जैसे कि सपोज करिए आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली तो उसका रेंट देना पड़ेगा, लीज पे ले ली उसका लीज रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, परमानेंट स्टाफ की सैलरी। अगर आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, आपको लगता है मेरे ऊपर फिक्स खर्चे ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन गो फॉर दी डेप्ट। और अगर आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग खर्चे बहुत ज़्यादा हैं तो यू शुड गो फॉर दी इक्विटी। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, क्योंकि इसी बेस पर केस स्टडी आएगी। केस स्टडी में यही लिखा होगा कि एक कंपनी है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो बताओ उसको क्या रिकमेंड करते हो तुम। तो आप बोलना कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा हाई होती है तो हम उसको डेप्ट रिकमेंड नहीं करेंगे, हम उसको रिकमेंड करेंगे इक्विटी। अब आता है कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि जहां से आपको पैसा मिल रहा है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको उस पर डिविडेंड भी देना पड़ेगा, इक्विटी पर देना पड़ता है डिविडेंड। तो आप उसकी कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट को कंपेयर करेंगे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ। ऑब्वियस सी बात है भैया, मैं बाजार में गया, जिस दुकान पर सामान सस्ता मिल रहा था मैंने वहां से ले लिया, बात खत्म। तो जहां से कॉस्ट कम होगी, अगर डेप्ट मुझे सस्ता लगता है तो मैं डेप्ट से लूंगा, इक्विटी लगता है तो इक्विटी से। रिस्क कंसिडरेशन, अगर आप चाहते हैं रिस्क उठाना, रिस्क बियर करना, तो आप डेप्ट ले सकते हैं, क्योंकि डेप्ट में एक रिस्क होता है। रिस्क ये होता है कि अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट ना कर पाए, प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट ना कर पाए, तो डेप्ट लेने के लिए आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती है, तो वो आपके ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं। तो अगर आप रिस्क को बियर करने की कैपेसिटी रखते हैं तो आपको डेप्ट ले लेना चाहिए। लेकिन अगर चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क ना आए, देन यू शुड गो फॉर दी इक्विटी, क्योंकि इक्विटी के अंदर रिस्क नहीं होता। प्रॉफिट नहीं कमाया, कोई बात नहीं जी, हम नहीं दे पा रहे डिविडेंड। और अगर सपोज करो आपने प्रॉफिट नहीं भी कमाया, डेप्ट पर इंटरेस्ट तो आपको तब भी देना पड़ेगा, तो इसलिए रिस्की होते हैं डेप्ट ज्यादा। फ्लोटेशन कॉस्ट, ये क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। ठीक, अब एक मेरी बात सुनिएगा, यहां सुनाऊंगा आपको एक छोटी सी कहानी। एक दिन क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया। मेरे फ्रेंड ने कहा कि मुझे आपसे 5,000 रुपये उधार चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बिल्कुल दे दूंगा 5,000 रुपये उधार। तो कहता मैं अभी आता हूँ, बस आप मेरे को दे देना हो पैसे। मैंने कहा भाई मैं इस टाइम दिल्ली में हूँ, मैं अपने शहर में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, तो आप एक काम करो, आपको चाहिए तो मैं तो दिल्ली में हूँ, तो कल ले लेना। कहता नहीं मेरे को आज ही चाहिए। मैं उसे ऑनलाइन भी ट्रांसफर नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो वो कहने लगा अच्छा ठीक है भाई साहब, एक काम करता हूँ, मैं आपके पास दिल्ली आ जाता हूँ और दिल्ली आके मैं पैसा ले लेता हूँ। अब वो मेरे शहर से दिल्ली तक एक कैब बुक करके आया, उसने मुझसे 5,000 रुपये लिए और शहर वापस आया, और वहां पर उसने उस टैक्सी वाले को 2,000 रुपये का फेयर दे दिया। अब आप भी इतने समझदार हैं और सब ध्यान से सोचो, 5,000 रुपये बोरो करने के लिए उसने 2,000 रुपये खर्च कर दिए। क्या आप इसको समझदारी कहते हैं? मैं नहीं कहूँगा, ना आप कहेंगे। बस ऐसी ही होती है फ्लोटेशन कॉस्ट। बेटे फ्लोटेशन कॉस्ट जो है इक्विटी के केस में जो है फ्लोटेशन कॉस्ट वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्विटी में आपको प्रोस्पेक्टस छपवाने पड़ते हैं, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आपकी अमाउंट बहुत बड़ी है, करोड़ों रुपए आप उधार ले रहे हो, तो आप वो कॉस्ट बियर कर सकते हो। मेरा दोस्त दिल्ली आ सकता था, अगर वो मुझसे ये कहता कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, तो ठीक है 50 लाख पर 2,000 रुपये कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। ठीक, तो छोटी अमाउंट के लिए आपको हमेशा डेप्ट की तरफ जाना चाहिए और बड़ी अमाउंट के लिए हमेशा इक्विटी की तरफ। कंट्रोल कंसिडरेशन, बेटे ध्यान से समझना, वांट कंट्रोल। आप चाहते हो भाई साहब मेरे बिजनेस पर मेरा कंट्रोल रहे, कोई और मेरे बिजनेस में ना आए, कोई नया पर्सन ना आए, देन यू शुड गो फॉर दी डेप्ट। क्योंकि बेटे देखो, अगर तुमने इक्विटी इशू कर दी है तो इक्विटी इशू करने से, शेयर इशू करने से नए लोग तुम्हारी कंपनी में आ जाएंगे और कुछ ना कुछ कंट्रोल आप लूज कर देंगे। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, बेटे कैपिटल मार्केट के हालात कैसे हैं?
कैपिटल मार्केट अगर बुलिश है, बुलिश मतलब अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, अच्छी चल रही है मार्केट, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, लोग अपना पैसा कमा भी रहे हैं, लोग पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको आराम से किसकी तरफ जाना चाहिए, इक्विटी की तरफ। मार्केट में हालात अच्छे हैं। और अगर सपोज करिए कोविड का फेज चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग इन्वेस्ट क्या करेंगे, तो क्या आपको जाना चाहिए इक्विटी की तरफ? नहीं, उस फेज को कहते हैं बियरिश, उस फेज को कहते हैं बियरिश। ठीक, बियरिश फेज में आपको मार्केट में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट, तो आपको वहां पर मैं एक बुल और बियर की एक स्टोरी भी सुनाऊंगा। करेक्ट, बुल और बियर की एक स्टोरी वो सुनाऊंगा आपको। बियरिश नेगेटिव सेंटिमेंट्स के लिए बात होती है, नेगेटिविटी की बात होती है, मार्केट डाउन हो रही है, तो ऐसे में आप इक्विटी की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। क्लियर? आते हैं आगे। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। Whatever is visible on your screen, you should note down in your notebook. यही आपकी हेल्प करेंगे आपको समझाने में कि केस स्टडी का आंसर क्या होगा, वरना बेटे बुक्स में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है। ठीक, अगले पे आते हैं। अब आता है बेटे डिविडेंड डिसीजन। अब एक बात समझिएगा, एक कंपनी ने इतना सारा प्रॉफिट कमाया, जैसे आपके पापा भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, बेटे ऐसा थोड़ी ये सारे का सारा पैसा अपने घर पे ले आते हैं जो कमा लिया, नहीं, वो कमा कर कुछ पैसा अपने बिजनेस में दोबारा से लगा देते हैं। उसको री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं, उसको रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं, उसको प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं कि आप जो प्रॉफिट कमाओ उसका कुछ हिस्सा दोबारा से अपने बिजनेस में लगा दो, तो बहुत अच्छा होता है, उससे बिजनेस की ग्रोथ होती है। करेक्ट? तो अब आपको क्या करना है, समझिए, आपको डिसीजन क्या लेना है। व्हाट इज योर डिसीजन कि मैं इसमें से, आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हैं, कितना तो मैं अपने पास बचा कर रखूं कंपनी में, रिटेन अर्निंग रखूं, और कितना मैं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। दिस इज योर डिसीजन, दिस इज योर कॉल। डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि कितना मैं अपने पास रखूं और कितना मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो ये बातें, ये काम करने से पहले आपको क्या क्या बातें सोचनी चाहिए, तो ये सब बातें आपके सामने लिखी हैं जो आपको सोचनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। अमाउंट ऑफ अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग अच्छी है, अच्छी अर्निंग करी है आपने, तो आपको अच्छा ही डिविडेंड देना चाहिए अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को। ठीक। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपकी डिविडेंड, अगर आपकी जो अर्निंग है वो स्टेबल है, मतलब आपको पता है कि मुझे हर साल लगभग इतनी इनकम हो जाती है, या जो इनकम आपको हुई है आपको पता है ये मुझे आगे भी होगी, तो ऐसे में आप हाई डिविडेंड दे सकते हैं। अदरवाइज बेटे दिमाग में सोचते जाना वाइस वर्सा, अगर स्टेबल अर्निंग नहीं है तो डिविडेंड लो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, बेटे यानी कि जो प्रीवियस आप डिविडेंड देते आ रहे हैं, जो पहले डिविडेंड देते आ रहे हैं, तो उसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए। प्रीवियस डिविडेंड, ऐसा ना हो कि आप पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा या बहुत कम डिविडेंड दे दें। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इस पे हैशटैग लगा दिया, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब ध्यान से सुनिएगा, ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी, हमें लगता है कि कंपनी एक नया बिजनेस खोल सकती है, नया काम कर सकती है, उसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए होंगे, तो ऐसे में कंपनी अपने पैसे जो है डिविडेंड की फॉर्म में कम बांटती है, अपने पास बचा कर रखती है, ताकि हम बिजनेस में इसका यूज कर सके। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कंपनी इन फ्यूचर में एक नया बिजनेस खोलने जा रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, तो डिविडेंड हमेशा कम होगा, कम देना चाहिए, पैसे को बचाना चाहिए ताकि वो बिजनेस में लगा पाए। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो ही डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है, तो डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि बेटे देखो डिविडेंड, मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रॉफिट का इतना पोर्शन आपको मिलेगा, मेरे पास पैसे होंगे तभी तो दूंगा, तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, बढ़िया है, तो आपको हाई रेट से डिविडेंड देना चाहिए। डिविडेंड कैसा होगा? ज्यादा। शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं भाई? शेयर होल्डर माई बाप है, कंपनी के मालिक हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा करो, जैसी उनकी नीड है, जो वो प्रेफरेंस देते हैं। अगर वो चाहते हैं रेगुलर रिटर्न, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें एक रेगुलर इनकम होती रहे, ठीक, तो आपको उन्हें ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो आपकी कंपनी के डिविडेंड मिलने पर ही डिपेंड हो।
अगला आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी। यूजुअली क्या होता है, अगर आप लेस डिविडेंड देते हो, अगर आप कम डिविडेंड देते हो तो स्टॉक मार्केट निगेटिव रिएक्ट करती है, मतलब लोग आपके शेयर बेच देंगे, कहेंगे अबे यार बेकार कंपनी है, डिविडेंड तो देती नहीं, घटिया कंपनी है, छोड़ो। ठीक, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, आप कैपिटल मार्केट तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे टाटा, रिलायंस, ये जब भी अपने शेयर मार्केट में इशू करती हैं तो ऐसे में आसानी से उन्हें पैसे मिल जाते हैं। तो इसका मतलब फिर उन्हें अपने पास ज़्यादा पैसा बचाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं इसे बच्चों को ऐसे समझाता हूँ, सपोज करो आपके पेरेंट्स का बिहेवियर ऐसे होगी, जब भी आप उनसे पैसे मांगते हो अपनी नीड बताकर वो आपको पैसे दे देते हैं। तो आप क्या सोचोगे, यार जब मैं मम्मी पापा से पैसे मांगता हूँ दे तो देते हैं, तो मुझे अपने पास संभाल कर रखने की क्या ज़रूरत है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर कंपनी को लगता है कि वो कैपिटल मार्केट में जाएंगे और उन्हें आसानी से पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसे में वो अपने पास बचा के नहीं रखते। तो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट अगर अच्छी है, यस है, तो क्या करेंगे आप हाई डिविडेंड देंगे, करेक्ट, आप ज्यादा रेट से डिविडेंड देंगे। लीगल कांस्टेंट, बेटे इनका ध्यान रखना होता है। अब ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा या कम की बात नहीं, इनका बस ध्यान रखना है। लीगल कांस्टेंट जैसे सपोज करिए कंपनीज एक्ट, कहीं आप पता चले कंपनीज एक्ट के प्रोविजन ब्रेक ना कर दें, सेबी की गाइडलाइंस, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सब का भी आपको ध्यान रखना होता है कि आप इनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए डिविडेंड दें। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हैं कि भाई जब तक हम आपका पैसा नहीं दे देंगे हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड कम देंगे। तो उन कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट का, यानी कि एक तरीके से जो आपने कमिटमेंट्स कर रखी हैं, कमिटमेंट्स जो कर रखी हैं आपने, उनको भी आपको कंसीडर कर लेना चाहिए, करेक्ट। तो पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन, और जो मैं आगे लिख रहा हूं मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, कुछ टॉपिक मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जिनमें आपकी भी किताब में लिखा है, लेकिन जो यहां लिखा है ये केस स्टडी को ब्रेक कर देगा, केस स्टडी को तोड़ देगा बिल्कुल। ठीक, जो मैं यहां लिख रहा हूं ये सब केस स्टडी के पॉइंट्स हैं। ठीक, सपोज करो वो कहता है जी कंपनी की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, कंपनी की स्टेबल अर्निंग है, कंपनी का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो बताओ ऐसे में क्या करें। तो आप कहोगे जी सब कुछ अच्छा है तो डिविडेंड देना चाहिए। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आपको क्लास अच्छी या बुरी तो नहीं, नॉलेजेबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको लगता है कुछ आपको फायदा होगा, बोर्ड एग्जाम में मेरी क्लासेस देखने से आपको कुछ भला मिलेगा, तो बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ कुछ नहीं मिलेगा या कोई काम की बात नहीं हो रही, ये तो पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब ना करें, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको नॉलेज कंटेंट चाहिए, आपको सही चीज़ चाहिए, ठीक, आपको बोर्ड ओरिएंटेड सारी काम चाहिए, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।